जय हिंद एवरीवन। बैठिए सब लोग, निकालिए अपना पीडीएफ निकालिए। आज क्या करना है हम लोग को? लिखना बंद करिए सब। जितना स्टैटिक्स लिखवाते हैं बस उसको रेगुलर लिख करके आइए। करंट अफेयर जो ग्रुप में जाता है उस सभी करंट अफेयर को ठीक ठीक तरह से पढ़ो, है ना। वो सब करंट अफेयर टकराता है, आप लोग बात नहीं मानते हैं। सुनिए, आज बार छोड़ दिया आप लोगों को, कल से गलती का कोई माफी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस सब बात का ध्यान रखना तुम लोग। लाओ एक पीडीएफ लाओ तो पढ़ते हैं। एक पीडीएफ लाइए ना, मोबाइल नहीं। सुनिए, जोड़ जोड़ दीजिए। अच्छा जोड़ देंगे, अभी तब तक फिलहाल पढ़ लीजिए दूसरे मोबाइल से, शेयर करके पढ़िए। सुनिए, आप उन पर भेज दीजिए, शेयर कर लीजिए। तो इससे पिछले क्लास में हम, ध्यान से सुनिए सब लोग, जब बोलेंगे बोर्ड पर देखने तो केवल बोर्ड पे देखिए, अपना जीवा को नहीं चलाना है, ठीक है। अपने मुंह को शांत रखना है, आंखों को इधर बोर्ड पर फोकस करना है, सब समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। आप नहीं भी समझने की कोशिश करिएगा, जबरदस्ती मेरा बात आपके दिमाग में चला जाएगा, पहुंचा जाएगा, ठीक है। चलिए, हम पहले पढ़ चुके थे क्या, कल क्या पढ़े थे कि जो सबसे पहले आया था कौन, लॉर्ड क्लाइव आया था, है ना। क्लाइव आया, क्लाइव के बाद कौन आया था, दूसरे बाद वेलेजली आया था। वेलेजली आया था ना जी, ये सब अपना अपना नीति देता था। इसके बाद कौन आया था, डलहौजी दिया था। कौन दिया था, डलहौजी। तो अलग अलग आदमी जो है, अंग्रेज आकर के अलग अलग गवर्नर जनरल अपने टाइम में बंगाल में अलग अलग नीतियों को लेकर के आए थे, और सभी की नीति को पढ़ने हम लोग को याद भी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, अंग्रेजों का आर्थिक नीति जानेंगे। कौन सा नीति जानेंगे हम, आर्थिक नीति जानेंगे। कौन सा नीति, आर्थिक नीति। इससे पहले हम किसी एक आम मतलब कोई एक स्पेशल आदमी आता था उसका नीति पढ़े थे। अब पूरे अंग्रेज का आर्थिक नीति जानेंगे। आखिर अंग्रेज हमको गुलाम बनाया, तो बनाने के बाद कौन कौन सा व्यवस्था लाया अर्थव्यवस्था में। आर्थिक नीति के बारे में, अंग्रेजों का आर्थिक नीति क्या था, किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को खोखला कर दिया अंदर से। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी के साथ इसको आज हम लोग निपटेंगे बढ़िया तरीके से, सब लोग ध्यान से। बस इसमें अंग्रेजवे का नाम तो नहीं रहता है, उलझुल जो करता है, आने तो बाकी कहानी जो मेरा रहता है वो आपके दिमाग में रवे करेगा। सुनिएगा, तो आर्थिक नीति के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हमें बताइए, भारत जब गुलाम था, इससे पहले का हम जो भारत देखेंगे, इस तो गुलामी से पहले का भारत, गुलामी से पहले का भारत किस चीज पर आधारित था हमें बताइएगा, कृषि पर आधारित था। पूर्णतः कृषि पर सभी लोग आधारित थे, कृषि से रिलेटेड कार्य करते थे और आत्मनिर्भर थे, ठीक है नहीं थे, सारा काम खुद से करते थे, आत्मनिर्भर थे। ये सब हम गुलामी से पहले की बात हम बता रहे हैं। जब गुलाम हुआ था भारत, उससे पहले की बात को हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि गुलामी से पहले भारत कृषि प्रधान था, और इससे अभी भी है कृषि प्रधान, लेकिन उस टाइम में पूर्णतः कृषि पर आधारित था, आत्मनिर्भर भारत था। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे, हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत की शुरुआत करें, पहले यूरोपीय कंपनी आया, फिर वो धीरे धीरे अलग अलग जगह को कब्जा किया, फिर उस कब्जा किए गए जगह पर अपना नीति नियम सब लागू किया। और अब देख लेंगे पूरा होल अंग्रेज के बारे में, देखेंगे कि अंग्रेज ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया अंदर से, किस तरह से नष्ट कर दिया अंदर से, पूरे के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो इससे क्वेश्चन रहता है, काफी क्वेश्चन रहता है इससे कि प्रथम उस उपनिवेशवाद का चरण कब हुआ, ये सब बताते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेश का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, गुलाम से। याद रखिएगा बात, याद रखिएगा ना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उपनिवेश स्थापित किया था कौन, अंग्रेज। कौन स्थापित किया था, हम उपनिवेश बोलेंगे तो मतलब क्या होगा, गुलाम से। यानी भारत को गुलाम कौन बनाया था, अंग्रेज। जब गुलाम बनाया तो उसका शोषण करेगा, शोषण कहने का मतलब उसको सताएगा, उसको तंग करेगा, उस पर बढ़िया से उसको चूस लेगा, उसका सारा धन लूट लेगा, होगा कि नहीं होगा। तो उपनिवेशवाद का 3 चरण था। क्या चरण, चरण बोले तो स्टेप, कितने स्टेप में हमको पढ़ना है, 3 स्टेप में। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो है कब से कब तक रहा था, 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। और इस चरण को क्या कहा गया था, इसे कहा गया था वाणिज्यिक पूंजीवाद। क्या कहा गया था, वाणिज्यिक पूंजीवाद। याद रखिएगा। ये जो दूसरा चरण था ये चला 1813 से 1858 ईस्वी तक, और इसे कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। कौन सा पूंजीवाद, औद्योगिक। सब समझ में आएगा, आप लोग बस शांति बना करके ध्यान से इधर देखते रहिए, नहीं समझने का बात ही नहीं आएगा, सबका सब समझ में आएगा। फिर 1858 से
आपका 1947 तक चलता है वित्तीय पूंजीवाद। कौन सा पूंजीवाद? वित्तीय वित्तीय पूंजीवाद। नाम पहले समझ में आया? अब देखिए, पहले इसको याद करते हैं। उपनिवेशवाद का कितना चरण भाई लोग? 3। फर्स्ट चरण कब से कब तक? 57 से 13 तक, यानी पलासी के युद्ध से दूसरे चार्टर एक्ट से। दूसरा चार्टर एक्ट में था, पहला 1793 में आया था, दूसरा 1813 में। चार्टर एक्ट पॉलिटिक्स पर आया था ना जी, याद रखिए। 1813 में दूसरा चल रहा था चार्टर एक्ट, निकला था कि नहीं निकला था? तो पलासी के युद्ध से दूसरे चार्टर एक्ट में हुआ था वाणिज्यिक पूंजीवाद। कौन सा युग चला था? वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसके बाद 1813 में जब खत्म हो गई तो उसी टाइम से शुरू हो गया, 13 से 58 तक चला औद्योगिक पूंजीवाद। कौन सा पूंजीवाद? औद्योगिक, मतलब उद्योग धंधे का काफी ज्यादा विकास किया गया, इसमें व्यापार का विकास हुआ और इसमें वित्तीय संसाधन यानी नए नए चीजों का, इसमें रेल का मतलब विस्तार होता है, विकास होता है, इसी सब पूंजी में हम लोग को पढ़ना है वित्तीय पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद। ये आपका पृष्ठभूमि था कि हमको आज पढ़ना क्या है, आज का हमारा पढ़ने का थीम क्या है, मोटिव क्या है। अब देखिए, तो बोल दीजिए, इसमें आपको समझ में नहीं कोई दिक्कत है? वाणिज्यिक का मतलब हो गया व्यापार से, खाना पीना कृषि से संबंधित, ठीक है। वाणिज्यिक अनाज से संबंधित हो गया। तो वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय, ये तीनों याद रखना है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय, याद रखना है। ये 3 चीज याद रहेगा। अब इसमें बस आपको यही 3 को याद रखना है, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय। और उसके बाद आपको अब जो पढ़ाएंगे वो याद रखना है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में। तो उपनिवेशवाद का जो पहला चरण शुरू हुआ उसको हम क्या बोले थे? वाणिज्यिक पूंजीवाद। यानी इसमें कृषि का काम होगा, कृषि विकास होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1757 में कुछ हुआ था जी। 1757 में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और पलासी के युद्ध के बाद ही भारत में उपनिवेशवाद स्थापित हो गया। भारत में अंग्रेजों का क्या स्थापित हो गया? 1757 की क्रांति, पलासी का जो युद्ध हुआ उसके जस्ट बाद से अंग्रेजों ने बढ़िया से उसको क्या कर लिया? गुलाम बनाना शुरू किया। फिर कुछ दिन के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, उसके बाद और ज्यादा बढ़िया से शिकंजा कस लिया। अंग्रेज धीरे 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 अलग अलग युद्ध में भारत पर शिकंजा कसते गया, अपना आधिपत्य जमाते गया। 57 में पलासी के युद्ध के बाद एक तरह से उपनिवेश स्थापित हो गया भारत में। किसका उपनिवेश? अंग्रेजों का उपनिवेश स्थापित हो गया। कहां पे? भारत में। और भारत में जब स्थापित हुआ तो उस टाइम कंपनी का बस एक चीज पे ध्यान था, आर्थिक लूट पर। क्या चीज पर? आर्थिक लूट पर। आर्थिक लूट का कहने का मतलब है, भारत सोने की चिड़िया थी ना जी, तो जितना भी था धन भारत के पास उस सबको बढ़िया से लूट करके अपने देश ले जाना, बस एक उसका मकसद था। किसका? ठीक है, भारत को कंगाल करना। ये बात सही है। किसका था? ये किसका था? अंग्रेजों का था। एकमात्र यही उद्देश्य था। शुरुआत में जब उपनिवेश बनाया था, गुलाम बनाया था, तो देखा ये गुलाम देश तो काफी बढ़िया है, खूब ज्यादा सोना है यहाँ पर, खूब ज्यादा बढ़िया से खाता पीता परिवार से है, तो इसको क्यों ना लूट के हम अपने देश ले जाएं। तो इसका मात्र एक उद्देश्य था, आर्थिक लूट, है ना। अकेले अंग्रेजी आया था क्या? बोलिए तो बहुत लोग आया था। यूरोप में कौन? यूरोप से आया था, पुर्तगाली सब आया था। वास्को डी गामा नहीं आया था? पुर्तगाली आया, डच आया, तब अंग्रेज आया, फिर क्या आया? फ्रांस आया। पुर्तगाली से तो शादी कर लिया था ना अंग्रेज, वाह। चार्ल्स द्वितीय नहीं किया था कैथरीन से? शादी हो गया था ना। तो जो बच गया डच, डच को मार के भगा दिया वेदरा के युद्ध में, और फ्रांसीसी को मार के भगा दिया वांडीवास के युद्ध में। ऐसा पढ़ा चुके हैं ना जी। डच साइड हो गया, फ्रांस साइड हो गया, बच गया केवल और केवल कौन? बच गया केवल और केवल कौन? अंग्रेज और पुर्तगाल। अंग्रेज और पुर्तगाल। अब यही दोनों के बीच में युद्ध होगा। अंग्रेज जो था, पुर्तगाल वाले जो एगो राजा था, कंपनी का जो हेड था, पुर्तगाली कंपनी का हेड, उसकी बेटी से तो अंग्रेज शादी कर लिया। तो अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच तो वैवाहिक संबंध बन गया, है ना। ससुराल वाला समधि वाला संबंध हो गया ना जी, जिस कारण से वहां पर पुर्तगाल कुछ नहीं करता था। कहने का मतलब यही है कि आया यूरोप से तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन एक अधिकार केवल किसको मिला? अंग्रेज को ही एक अधिकार प्राप्त हो गया। सबको मार के साइड कर दिया। सबको मार के साइड नहीं किया, डच को मार के भगा दिया, फ्रांस को मार के भगा दिया, अंग्रेज अकेला बचा भारत से अब व्यापार करने वाला बचा। इसीलिए कहा गया इसको कि अंग्रेजों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया? एकाधिकार प्राप्त कर लिया। समझ में आया? उसके बाद ही क्या किया? पहले यहां तक आप लोग समझे, हम आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या होता है। देखिए, प्रथम वाणिज्यिक जो उपनिवेशवाद जो चरण था, इसमें क्या करता था अंग्रेज, उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें अंग्रेज ना भारत से सामान को काफी कम से कम दाम में खरीदता था। कितना से? कम से कम दाम में बहुत सारे सामान को खरीदता था अंग्रेज। खरीद लिया, ये खरीद लिया यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। बहुत कम से कम दामों पर खरीदता था कौन? अंग्रेज।
और इसको अपने देश जाकर के बेच देता था, यानी सेलिंग, और कई गुना ज्यादा लाभ पर बेचता था। ठीक है, कई गुना ज्यादा लाभ पर क्या करता था, बेचता था। अंग्रेज जो था, अंग्रेज भारत से सामान खरीदता था कम से कम दामों में, कम से कम दामों में। ठीक है, और उसको अपने देश में जाकर कई गुना ज्यादा लाभ पर क्या कर देता था, बेच देता था। ये बात समझ में आया? हाँ, कुछ है ये नहीं समझने वाला तो कोई बातें नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मेरे कोचिंग से कम दाम में खरीदा और जाकर के दूसरे कोचिंग में ज्यादा दाम में बेच दिया, मेरा नोट। ठीक है, आज समझ में आया ये बात, समझे? अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब बेचता था धीरे 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 धीरे, अब अंग्रेज को फायदा होने लगा। नहीं हुआ, यहाँ हम 5 पैसा हम नोट्स खरीदे, यहाँ जाकर 10 रुपया हम बेच रहे। समझ आया? कितना दाम में बेच दिए, तो फायदा काफी होने लगा अंग्रेजों को। अब देखिए 1765 से लेकर के 1772, कब बोले हम, 1765 से लेकर के 1772। 64 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। 65 में क्या हुआ था, कौन सा संधि, लॉर्ड क्लाइव कौन सा नीति लाया था, लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन ने लाया। तो 65 में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं हुई थी बंगाल में, वही तो पूछ रहे। 65 में शुरुआत हुआ, खत्म कब हुआ, कौन किया, वारेन हेस्टिंग। कौन किया, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग्स किया। आप लोग जो नए आए थे क्लास में, कल ने जो अब्सेंट थे कल, वो यूट्यूब पर वीडियो डाल दिए हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा पूरा क्लास। ठीक है, लिंक ग्रुप में डाल चुके हैं, और ऑनलाइन वाले के लिए डिस्क्रिप्शन में, आज के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, और डाले हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सुनिए, तो हम क्या बोले आपको, कब से कब तक चला, 65 से 72। 65 में कौन सा आया था, द्वैध शासन है, फिर बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं आप लोग, और 72 में समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स। तो 65 से लेकर के 72 तक अंग्रेज खूब लूटा, एकदम 10 गधा लेके आता था, गधा पर लोड करके भेज देता था आपने। हाँ, अभी ट्रेन नहीं था, अभी गधे का यूज होता था, गधा खच्चर का यूज होता था। तो ये सब आता था, और भारत से सारा सामान को ढो ढो करके अपने देश भेजता था। तो इस दोनों के बीच में, 65 से 72 के बीच में जो टाइम था, इसको कहा गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डाकू का राज। किसको कहा गया था, डाकुओं का राज, यानी डाकू राज कहा गया था। डाकू राज किसके द्वारा कहा गया था, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, नाम था के.एम. पनिक्कर। नाम बोलिए, के.एम. बोलिए साहब जी, आप खड़ा होइएगा, बोले के.एम. पनिक्कर ने किसको डाकू का राज कहा था। ध्यान था क्लास में, क्यों दे रहे थे ध्यान, समझ में आया? तो 1765 से 1772 तक जो शासन चला अंग्रेजों का भारत में, उस राज को क्या कहा गया, डाकू का राज। कौन बोला, के.एम. पनिक्कर। क्या नाम था, के.एम. पनिक्कर, नाम देख लीजिए, के.एम. पनिक्कर। ठीक है, के.एम. पनिक्कर ये नाम था इतिहासकार का, और यही बोला था डाकू राज। किसको, कितने टाइम को, 1765 से 1772 के शासनकाल को, अंग्रेज का जो शासनकाल था, उसी काल को कहा गया डाकुओं का राज, डाकू राज घोषित किया गया। के.एम. पनिक्कर इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई मतलब बोल रहे हैं, याद रखिएगा इसको। हाँ, के.एम. पनिक्कर जी को याद रखिएगा। आपको एक चीज बस याद रखना है, आपको प्रथम जो चरण है उपनिवेशवाद का, उसमें तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है ना, आपको क्या रखना है, एक ही चीज याद रखना है, और क्या है कि कम दाम में खरीदता था सामानों को, अपने देश में कई गुना ज्यादा लाभ पर बेच देता था। ये इसी तरह से क्या हो रहा था, वाणिज्यिक व्यापार हो रहा था। ठीक है ना, कि ज्यादा लाभ पर अंग्रेज यहाँ पर भारत में शासन कर रहे थे। 1765 से 72 तक के शासन काल को के.एम. पनिक्कर ने क्या कहा, डाकू का राज कहा। बस और कुछ नहीं करना, प्रथम खत्म हो गया। प्रथम चरण जो था वाणिज्यिक व्यापार का, वाणिज्यिक पूंजीवाद, ये खत्म हो गया। समझ में आया, समझे जी, समझ में आया? बोलिए तो आर्थिक रूप से यहाँ व्यापार करने के लिए किनको एक अधिकार प्राप्त था, किनको प्राप्त, अंग्रेजों को। केवल अंग्रेजों ने एक अधिकार प्राप्त था, अंग्रेज आते थे केवल, और कोई किन्हीं आने देते नहीं आने। अब उपनिवेशवाद का दूसरा चरण देखते हैं हम। उपनिवेशवाद का कौन सा चरण देखते हैं, दूसरा चरण देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, प्रथम चरण आपका कंप्लीट होता है। अब उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद का कौन सा चरण देखते हैं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण कब से कब तक चलता है, बोलिए जी, 1813 से 1858 तक चलता है। इसको क्या कहा गया था, औद्योगिक, औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ था पहला, दूसरा जो चार्टर एक्ट था 1813 तक चला था, फिर 1813 से 1858 तक चला औद्योगिक पूंजीवाद। अब इसके बारे में हमें जानना है, इसको बड़ा बढ़िया से जानिएगा,
क्वेश्चन इससे रहता है। क्वेश्चन दूसरा जो उपनिवेशवाद चरण है इससे क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसको बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम आपको एक सिस्टमेटिक वे से लिख दिए हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए आप याद करिए 1813 ईस्वी में भारत में दूसरा चार्टर एक्ट आया था कि नहीं? 1813 में क्या आया था? चार्टर एक्ट। क्या आया था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट अंग्रेज नहीं है जी, ये एक तरह का घोषणा पत्र था। चार्टर एक्ट मतलब होता है नियम और कानूनों का एक सेट, नियम और कानूनों का एक सेट। तो पूरा ही चार्टर एक्ट निकला था, यानी वो घोषणा पत्र निकला था, नियम निकला था 1813 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, तो चार्टर एक्ट निकला था और उसमें कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का एक अधिकार, कौन सी कंपनी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक अधिकार समझ में आ रहा है ना? एक अधिकार, वो जो केवल अकेला कर रहा था व्यापार, सरकार वाला ना, मारेंगे कान के जड़ में, बस गिनेगा धान के जड़ में, चट्टा कहीं का। तुम अकेले करेगा व्यापार? सब लोग करेगा तब ना हमको ज्यादा फायदा होगा। हम ही दुकानदार हैं। एगो जो है ये हो गया आपका ग्राहक, ये आता है मेरे सामान खरीदने के लिए और इस सब को मार के उधर फेंक देता है, कहता है हमारी दुकान है, खाली हम करेंगे, खाली हम करेंगे यहाँ से व्यापार, हम यहाँ से सामान खरीदेंगे, तुम ना देगी। तो सब मिलकर आपका नहीं बोलिएगा, मार के कुछ दीजिएगा उधर। इसीलिए क्या हुआ, अंग्रेज को भी बस एक अधिकार प्राप्त था भारत से व्यापार करने का, लेकिन 1813 में जो चार्टर एक्ट निकला उसमें जो था इस एक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज अकेले नहीं करेगा, अब जिसको मनाओगे आवे आवे आवे, चलो खुल गया सेल, आजा 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 आजा, कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया है। अब देखिए बंगाल से हाँ चलो रणनीति अलग, मात्र कंपनी केवल 2 क्षेत्र तक ही सीमित रह गया, सब चीज का अधिकार खत्म हो गया, बस कंपनी को 2 अधिकार बचल रहा। क्या अधिकार बचा रहा? चाय का व्यापार। ठीक है, चाय का केवल व्यापार करने का किसको अधिकार रहा? केवल अंग्रेज को। और दूसरा चीन के साथ, चीन के साथ व्यापार। अच्छा बताते हैं, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, बस यही बचा अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज बोला कि चाय और चीन के साथ व्यापार को हम किसी को और को नहीं करने देंगे, भले भारत को तुम लोग फ्री कर दिया सबके लिए, लेकिन चाय पत्ती का हम व्यापार अकेले करेंगे, चीन के साथ व्यापार हम अकेले करेंगे, अंग्रेज। ठीक है, आइए देखिए 1813 में चार्टर एक्ट कौन निकाला? तो अंग्रेज ने ही निकाला था। अंग्रेज के जो मेन हेड थे वो निकालते थे ये सब नियम, वो निकालते थे ये नियम। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो 1813 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही, ठीक है, उसके पार्लियामेंट के द्वारा ये निकाला गया था, चार्टर एक्ट निकाला गया और इसमें कंपनी का जो एक अधिकार था उसको समाप्त खत्म कर दिया गया। हाँ, यही घोषणा पत्र खत्म कर दिया। ठीक है, हम रूल लिख देंगे डोंट टच एनीथिंग, तो वहां पर लोग टच नहीं करेंगे, भले सुना भी सुना आप लोग टच कर दीजिएगा, लेकिन हम वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गया। उसी तरह से नियम पारित हुआ और उसका अधिकार समाप्त हो गया। बस 2 जगह पे बचा, एक चाय का एक अधिकार बचा अंग्रेज का और दूसरा चीन के साथ। चीन के साथ कौन व्यापार केवल और केवल करता था? अंग्रेज। चाय व्यापार कौन करता था? केवल चाय पत्ती जानते हैं ना जी, केवल अंग्रेज करता था, बाकी सब जो है फ्री हो गया, एक अधिकार समाप्त हो गया। बढ़िया समझ में आया 1813 के चार्टर में। सब लोग ध्यान से सुनिए, हंसते क्यों है सब लोग क्लास में? हाँ जी, हम कौन जोक बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। सुनिए इधर, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर अंग्रेजों का एक अधिकार अभी भी था कि नहीं? अंग्रेज केवल अभी इसी पे अधिकार था, बाकी सब एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट के तहत। अंग्रेज औद्योगिक कारखाना का विशाल मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया। अब देखिए अंग्रेज जो है अपने जगह पर, आप ही लोग बोलिए, आपका एगो धंधा चौपट होगा, दूसरा धंधा करना शुरू करिए कि नहीं करिए? भारत में एक अधिकार समाप्त हो गया, बात नहीं करिएगा, भारत में एक अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अब अंग्रेज जो है अपने घर पे यानी इंग्लैंड में बड़का बड़का फैक्ट्री बनवाया है ना, तुरंत बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो बन गया था 18वीं शताब्दी में, फिर भी बड़ा सा फैक्ट्री में काम शुरू करवाया, खूब ज्यादा मात्रा में उत्पादन का शुरू करो, काम शुरू हुआ फैक्ट्री में। और जब काम शुरू कर दिया तो उसको सब चीज चाहिए ना, फैक्ट्री तो ऐसे ही नहीं चलेगा खाली काम शुरू करने से, उसको बहुत ज्यादा चीज चाहिए, बहुत ज्यादा। जब उसको उत्पादन करना शुरू किया, मान चलो हम फैक्ट्री स्थापित किए, इसमें शक्कर उत्पादन करना खूब शुरू किए, शक्कर के लिए तो चाहिए ना जी, ईख चाहिए ना, अरे केतारी चाहिए ना जी, नहीं चाहिए तो वो चाहिए, ईख चाहिए, तो ईख को पहले हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से फेरा जाता है, बढ़िया से मशीन में डालकर उसको रस निकाला जाता है। ठीक है, तो वो सब ईख जो है फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, खेत की ना, तो फैक्ट्री में उस सब ईख को क्या कहा जाता है, उसमें से रस निकाल करके फिर बहुत सारा प्रोसेस से गुजार करके तो अपने शक्कर बनता है, गुड़ बनता है जी। उसी तरह से अंग्रेज जो है अपना फैक्ट्री बना लिया अपने देश में, इंग्लैंड में अपना फैक्ट्री बना लिया, वहां पर खूब बना रहा था। जब बना रहा था, जब उत्पादित हो गया
बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया, बोला कि अब हमारा भारत में अकेले नहीं कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा कंपनी लोग आ गया है करने व्यापार, तो अब अपना भी खुद चलना पड़ेगा ना जी। हाँ, अकेले कोई पिता का अकेले जो बेटी रहती है या बेटा रहता है तो उसको खूब प्यार मिलता है, जैसे दुई गो हुई प्यार दादू बंट गया, नहीं बंटता है जी, तो वही हो जाता है। जब भारत में अकेले व्यापार करता था अंग्रेज, तो अंग्रेज को अपने यहाँ पर उतना ज्यादा कारखाना पर ध्यान नहीं देता था, फैक्ट्री पर ध्यान नहीं देता था। जब सब लोग भारत में व्यापार करना शुरू किया तो वहां पर अंग्रेज कारखाना का विकास करना भी शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा मात्रा में उत्पादित करने लगा वस्तुओं का उत्पादन करने लगा इतना ज्यादा मात्रा में। अब अंग्रेज को दो समस्या आ गया, इंग्लैंड को अब कितनी समस्या का सामना करना, दो। अब क्या समस्या आ गया, अब बताओ, हम जो गुड़ बनाएंगे अपन फैक्ट्री में उसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्या नहीं तो छोड़ देंगे, अरे बेचेंगे ना जी। तो पहला मार्केट चाहिए बेचने के लिए, अंग्रेज के पास बाजारवे नहीं था, ले अभी ढूंढ रहा था कि हमारा बाजार खोज रहे, बाजार में बेचो, तो अंग्रेज खोज रहा था बाजार, पहली बात। दूसरी बात क्या खोज रहा था, हाँ अब देखिए उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद दूसरी, अब उतना जो बनेगा गुड़ कहाँ से ना, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल बोले तो मतलब जो उपयोगी होगा, रॉ मटेरियल चाहिए जी शक्कर बनने के लिए। शक्कर ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ तो बन जाता है, ईख से बनता है ना, चुकंदर से भी बनता है, ध्यान रखिएगा, चुकंदर से ही बनता है। सुनिए, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, मोटा वाला की नहीं, चुकंदर से बनता है। तो अब उस गन्ना को बढ़िया से प्रोसेस में डाल के तब बनता है, तो गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल। गन्ना क्या हुआ जी, कच्चा। तो कच्चा माल चाहिए पहले फैक्ट्री में, चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब बन गया बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए, जरूर चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अब क्या हुआ, अब अंग्रेज ने भारत को एक बाजार के रूप में शुरू कर दिया व्यापार, आप भारत को बाजार बना दिया, और ऐसे भी बाजार बन ही गया जी ना। सब लोग जब एक जगह इकट्ठा होता है सामान का खरीद बिक्री करने, उसी को तो बाजार कहते हैं, है कि ना। स्पेशल अंग्रेज बना लिया भारत को, क्या चीज, बाजार। तो अंग्रेजों ने भारत को एक बाजार के रूप में उत्पादित वस्तु को बेचना शुरू किया, भारत को बाजार बनाया और अपने वस्तु को भारत में आकर के बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर जो उतना ज्यादा मात्रा में नहीं बिक रहा था, तो किसी दूसरे जगह पर बेचना है ना जी। तो बाजार किसको बनाया, भारत को ही बना लिया बाजार। अब क्या किया, बाजार जब बनाया तो कारखानों के कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए, वो बात बोलिए आप लोग, हमें एक बात बताएं, अभी तक बस आप समझ में आया ना जी। देखिए अब देखिए, अंग्रेज को तो दो चीज चाहिए था, कच्चा माल और बाजार। क्या चाहिए था, दो चीज, कच्चा माल प्लस में क्या चीज, बाजार। बात नहीं करी सब लोग, क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए और बाजार चाहिए, रॉ मटेरियल प्लस में मार्केट चाहिए। रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, कच्चा माल क्यों चाहिए, ताकि हमको कोई सामान बन सके, कुछ बन सके, और बेचे कहां पर, तो बाजार रहेगा तभी ना बेचेंगे। आप सब लोग सुनिए, अब यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स बात हम बता रहे हैं आपको। अंग्रेज जो है ना, कच्चा माल लाने के लिए, ज्यादा मात्रा में कच्चा माल उत्पादन करने के लिए भारत के सब किसान को कहता है, ए बेटा क्या चीज खेती कर रहा है, हाँ? तो कहता है कि देख रहे हैं इधर, अरे मेरा इतना छोटा सा बगीचा है, यहाँ पर हम फूल लगाए हैं, उन्हें दिख रहा है, उन्हें वहां पर हम गेहूं का खेती करते हैं, उधर दिख रहा है, उधर 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 हम उन्हें ऊखी का खेती करते हैं। एक चट्टा, अरे बड़ा बढ़िया बात बोला तो, है ना, ये वो, हाँ समझ आया कि ना। फिर बोला कि तुम्हारे लिए ठीक है लेकिन हमारे लिए ठीक ना है, आज से तुम कोई भी तरह का खाने वाला चीज का ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा। कहने का मतलब है जो खाद्यान्न फसल था, यानी खाने वाला जो हम लोग खाते हैं, चावल दाल खाते हैं ना जी, तो वो सब बोला कि उत्पादित नहीं करने। अंग्रेज बोला कि हमको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल वाला सामग्री ही ना करेगा उत्पादन करने। तो सब किसान को बोला कि तुम नगदी फसल उपजाओ। कौन सा फसल, नगदी। देखिए फसल दो प्रकार के होते हैं जी, और भी हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारा बताएंगे, फिलहाल अभी दो तरह का पढ़िए। एक हो गया आपका कौन सा फसल, नहीं जी, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल, और एक हो गया कौन सा, नगदी फसल। खाद्यान्न फसल और नगदी। भारत में खाद्यान्न फसल उगाया, क्योंकि कृषि में यही ना करेंगे तब ये ना चलेगा हम लोग का पेट। तो खाद्यान्न फसल उगाया जा रहा था किसानों के द्वारा बहुत ज्यादा। लेकिन जब अंग्रेज आया तो कहा कि खाद्यान्न की करेंगे हम जी, बताओ तो, गेहूं लेके कथी करेंगे, पार्ले जी बिस्किट बनाएंगे ना, इतना नहीं, वो भी करो कम मात्रा में करो, जैसे 100% में तुम इसको 20% खाद्यान्न करो, लेकिन 80% उत्पादन क्या करो, नगदी फसल। कौन सा फसल, नगदी फसल। नगदी मतलब नगद, नगदी मतलब कैश में, मतलब ऐसा फसल जिसको बेच करके तुरंत कैश आता है, जिसको बेच करके तुरंत क्या आएगा, कैश। याद रखिएगा ट्रिक है, नगदी, नगदी फसल। जैसे में बोलिए, जैसे नील हुआ जी, नील, कपास हुआ, नहीं जी वो सब नहीं होगा,
जितना इस सब में मिल जाएगा उतना में नहीं मिलेगा। सुनिए, अब सुनिए, आपस में डिस्कशन नहीं करिए आप। खाद्यान्न फसल चल और कौन सा, नगदी फसल। खाद्यान्न फसल और नगदी फसल। तो खाद्यान्न जो था, जितना खाद्यान्न बोला कि कम उत्पादन करो और नगदी फसल का ज्यादा, जैसे नील, कपास, रेशम का उत्पादन तुम ज्यादा करो। अंग्रेज किस पर दबाव बनाया, किसानों पर दबाव। तो किसान भी बेचारा मरता क्या ना करता, उसको करना पड़ा, क्योंकि गुलाम बनाए हुए था तो करना पड़ेगा जी। अब क्या किए, जब खाद्यान्न फसल को कम उपजाना शुरू किए और नगदी को खूब उपजाना शुरू किए, जो नगदी फसल उपजता था सब कटवा के अंग्रेजवा कहाँ ले जाता था, इंग्लैंड ले चला जाता था। इस सब फसल को अंग्रेज काट के इंग्लैंड अभी कम रुपया देता था, बोलने थे ना, सब में कम रुपया देता था और लेकर कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड ले चला जाता था। और खाद्यान्न बहुत कम उपज रहा था, बहुत कम मात्रा में। तो जब बहुत कम मात्रा में उपज रहा था तो खाने का किल्लत पड़ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। बताइए जी, पहले खूब खाली खाने वाला फसल उपजाते थे, जब उसमें सीधे 20-80% कम आ गया, 20% उत्पादन हो रहा है, तो हमें एक बात बताइए, भूखमरी की स्थिति आएगी कि नहीं। इसका उत्पादन घटेगा, यानी इसको हम कम उपजाएंगे तो भूखमरी से सब नहीं मरेगा, क्योंकि तो खाद्यान्न जब उत्पादन कम होने लगा तो भूखमरी की स्थिति ज्यादा होने लगी। और कम चीज का रेटो बढ़ जाता है मार्केट में। जब कम चीज रहेगा ना तो कहेगा ना एतम लेग चला नहीं तो दोसर लगते, समझ में आया। तो ऐसे हो जाता है, तो जिस कारण से मूल्य भी बढ़ जाएगा। बोलिए, जब उत्पादन घटेगा, सुनिएगा सब लोग, जब उत्पादन घटेगा तो मूल्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। और साथ ही साथ में क्या बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, भूखमरी। समानुपाती याद दे दीजिए। मतलब उत्पादन अगर घट गया तो इसका उल्टा होता है नहीं, उत्पादन घटेगा मूल्य बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा। समझ में आया। उत्पादन घटेगा, मूल्य भी बढ़ जाएगा और भूखमरी भी बढ़ जाएगा। उत्पादन के घटने से कम चीज हम उपजाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और साथ में जब कम मिलेगा मार्केट में तो भूखमरी आ जाएगा। तो भूखमरी से बचने के लिए तो ज्यादा रेट पर खरीदना ही पड़ेगा। तो दोनों चीज में तो अंग्रेजों का फायदा है। अब देखिए, ये तो साथ एगो हो गया जो कम उत्पादन हो रहा था इसका। आई जो नगदी फसल का ज्यादा जो उत्पादन हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, खेतों की जमीन बंजर हो रही थी। क्या हो रही थी, खेतों की जमीन क्या हो रही थी, अरे नील उल की खेती में बसता है जी, सब उसका जो खींच लेता है। अब सुनिए, एगो बात सुनिएगा, नगदी फसल के बढ़ते उत्पादन के कारण अंग्रेजों ने विदेशी कपड़ों को भारत में बेचना शुरू किया। यहाँ से सब चीज ले जाता था। कपास का खेती करवाया, कम दाम में खरीदा, विदेश ले गया, कारखाना में बढ़िया से रेशम का कपड़ा, कपास का अलग अलग तरह का वस्त्र बनाता था, उसमें नील उल डाल करके उसको रंगीन करके भारत में दोबारा आता था उसको बेचने के लिए। भारत से ले गया, फिर कहाँ आया, क्योंकि बाजार कौन है, भारत को बनाया बाजार, तो मार्केट में आके दोबारा भारत में बेचता था। जब बेचता था, अब हमको ये बात बताइए, पहले ने वस्त्र पहनता होगा आदमी, पहले बनाते रहेंगे। यदि हम बात कर रहे हैं 18-19वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी में कौन पत्ता लपेटता था, सुनिएगा, वही धोती कुर्ता सब पहनता था कि नहीं पहनता था। सुनिए, धोती पहनता था ना, तो उस सब जो चरखा से हाथ से सब बुन करके बनता था, देसी सब बनता था। लेकिन अंग्रेज जो था अब जो है लेकर के आया विदेशी वस्त्र लेके आया। अब बोलिए, जो हाथ से बना है एकदम जो बढ़िया से मजबूती से बना है, उधर विदेशी कौन बढ़िया लगेगा लोगों को, विदेशी एकदम रंगीन स्टैंडर्ड, किसको बढ़िया लग रहा था, सबको विदेशी बढ़िया लग रहा था। जिस कारण से जितना था जो भारत देश में देसी जो बुनने वाला था, कपड़ा जो बुनता था, जिसको मशीन था कपड़ा और बुनने का, उस सब का भत्था बैठ गया। भारत में अब बेरोजगारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, देख रहे हैं। एगो इसको कम किया तो क्या क्या हो गया, इसको कम किया तो भूखमरी आ गया, इसका रेट बढ़ गया, इसको ज्यादा किया तो भूखमरी आ गया, ऊपर से रुपया भी नहीं आ रहा था। और जब नगदी फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ तो बेरोजगारी भी ज्यादा हुआ। सब चीज लेकर के वो यूरोप में बनाता था, अंग्रेज इंग्लैंड में बनाता था फैक्ट्री में, बेचता था यहाँ पर ज्यादा दाम में भी, ऊपर से सबका भट्ठा भी बैठा दिया। ठीक है, तो ये नीति काफी खोखला कर रहा था। नहीं खोखला हो रहा है, भूखमरी से मर रहा है लोग, बेरोजगारी से मर रहा है लोग, है ना, खूब बढ़ गया, रेट एकदम उच्च सीमा पर चल गया, तो देश में एक तरह का अकाल पूरा पैदा हो गया, पूरा खोखला कर जर्जर कर दिया कौन, अंग्रेज। बताइए इसके बाद क्या हुआ, देखिए लिखे हैं, फसल का जब खाद्यान्न फसल का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी बढ़ेगी। देखिए लिखा हुआ आपके नोट्स में, देखिएगा, खाद्यान्न फसल का जब उत्पादन कम होगा, नीचे का तीर का मतलब कम, ऊपर के तीर का मतलब ज्यादा। जब खाद्यान्न फसल उत्पादन कम होगा, भूखमरी ज्यादा होगी।
मूल्य भी ज्यादा होगा। और जब नकदी फसल का उत्पादन ज्यादा हो गया तो बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। किस तरह से हुई थी मैंने बता दिया। अब देखिए यहां तक बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। अब पहले हम पूछ लेते तब आगे। अब कौन हमको दिमाग में रखना है, क्या हमको साइड करना है इतना बात में, अब बस वो जानिए। बहुत ज्यादा बात को दिमाग में स्टोर नहीं करना है। सुनिए, प्रथम जो उपनिवेशवाद का चरण था कब से कब तक चला, बोलिए बोलिएगा नीतीश जी, कब से कब तक चला था? नीतीश जी 1757 1813 ईस्वी में प्रथम चला था। बैठिएगा, इसको क्या कहा गया था बोलिए? 18 से 13 तक में जो पूंजीवाद था इसको क्या कहा गया? बोलिएगा पप्पू जी, क्या कहा गया था? बोलिए जल्दी बोलिए। वाणिज्यिक पूंजीवाद। चलिए बहुत बढ़िया। आप बोलिएगा शंभू जी। उसके बाद जो है उसमें जो प्रथम जो आया था वाणिज्यिक पूंजीवाद में हम क्या पढ़े थे कि अंग्रेजों का एकाधिकार कहाँ था? केवल और केवल भारत पर था। तो भारत में ये क्या करता था? कम चीजों पर खरीदता था सामान को और अपने देश में क्या करता था? बहुत ज्यादा दामों पर बेचता था। इसके कारण क्या हुआ बोलिए? भारत को एक तरह से लूट रहा था ना। तो कौन कहा इसको डाकू का राज? कौन कहा था? बोलिएगा, नाम बोलिए, नाम बोलिए, बोलिए। के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर किसको कहा गया? कब से कब तक को कहा गया बोलिए? कब से कब तक के शासन काल को कहा गया था डाकू राज्य? बोलिए 1765 से 1772 तक। 1765 से 1700 प्रथम इतना ही तक में बताए थे। बस इतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा में कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा क्या बात, ये 4 पॉइंट पहला का था, 4 पॉइंट देखिए। अब दूसरा के बारे में सुनिए, दूसरा के बारे में बोलिए। अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का एक अधिकार कब समाप्त हो गया? हेलो, अंग्रेजों का एक अधिकार कब अधिकार समाप्त हो? सब बोलने के लिए हुलफुल करते हैं। क्वेश्चन जब सबसे आएगा तब बताएंगे। बोलिए 1813 में चार्टर, कौन सा चार्टर एक्ट था ये? पहला था या दूसरा था? दूसरा, ठीक है। दूसरा 18 पहला था 1793 में, ठीक है। आप बोलिएगा इधर, इसमें आप सभी लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया ना रोजीना? हाँ, तो बोलिएगा भारत में अब क्या किया अंग्रेज? भारत को अपना क्या बनाया? बाजार बनाया। और यहाँ पर अपना क्या करता था? कच्चा माल यहाँ पर उत्पादन करता था और क्या करता था? कच्चा माल का उत्पादन करवाता था जबरदस्ती और उसको बेचता था। और उस जो उत्पादित होता था वस्तु उसको क्या करता था? यहाँ करके बेचता था। समझ में आया? उधर बोलिएगा, आप बोलिए। जब खाद्यान्न फसल का उत्पादन कम हो गया तो क्या हो गई देश में? बेरोजगारी बढ़ेगी। खाद्यान्न फसल उत्पादन जब कम हो गया, जब खाने का कम हो गया चीज तो भूखमरी आएगी। अरे सुनिए, खाने का चीज कम हुआ तो भूखमरी से मरेगा लोग, रेट बढ़ने जाएगा। सिंपल। आप बोलिए नगदी फसल का जब बढ़ा उत्पादन तब क्या हुआ था? फटाफट बोलिए, इतना टाइम लगाएंगे। बेरोजगारी बढ़ गया था, बढ़ा था कि नहीं? आप बोलिएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया का? चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे। इसी दौरान अब देखेंगे उपनिवेशवाद। अभी तो दूसरा ही ना देख रहे थे जी, उपनिवेशवाद का दूसरा खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके बारे में कुछ और जानना है।